नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 19/12/2024 को संपन्न हुआ है। और इस वीडियो में हम इस प्रश्न पत्र के एक एक प्रश्न का डिटेल से सॉल्यूशन देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस पेपर के बारे में देख लेते हैं। इस पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या है 20 और जिन्हें सोल्व करने के लिए हमें 3 घंटे और 15 मिनट मिलते हैं। पूर्णांक यहाँ पर रहेगा 40 अंक का। अब इसका हम पहला खंड सेक्शन जो ए है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनको एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न पत्र है थोड़ा सा लेंदी रहा है और इसका जो स्तर है वो मीडियम है। न तो इसमें कोई बहुत ही हार्ड प्रश्न रहा है, मीडियम लेवल का ये पेपर रहा है, बट थोड़ा सा लेंदी, टाइम के हिसाब से लेंदी। इसके अलावा स्टूडेंट्स को क्या है, प्रिपरेशन करने के लिए भी जो छुट्टी है वो नहीं मिल पाई। कंटिन्यू पेपर लग रहे हैं, इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो रिवाइज नहीं कर पाए। इसलिए हो सकता है स्टूडेंट्स को ये थोड़ा बहुत हार्ड लगे, बट पेपर का जो स्तर है वो हार्ड नहीं था, मीडियम लेवल का ये पेपर रहा है। अब हम यहाँ पर इनके बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखें कि एक कूलाम के दो बिंदु धनावेश वायु में परस्पर 1 मीटर दूर स्थित हैं। आवेशों के मध्य कार्यरत प्रतिकर्षण विद्युत बल क्या होगा? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमें यहाँ पर दो आवेश दे रखे हैं। पहला जो आवेश है वो है 1 कूलाम, दूसरा जो आवेश है वो भी है 1 कूलाम, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान हमें यहाँ पर पूछा है। तो देखिए, प्रतिकर्षण बल F बराबर हम जानते हैं कि Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वेयर। K का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान यहाँ पर 1, Q2 का मान भी 1 और R का स्क्वेयर। फाइनली हमारे पास में 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का जो आंसर है वो 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन आएगा। ऑप्शन ब यहाँ पर सही होने वाला है। अगले प्रश्न में देखिए, हमें यहाँ पर पूछा है निम्न में से ध्रुवीय अणु हैं। तो देखिए, यहाँ पर ध्रुवीय अणु में O2 है, वो एक ध्रुवीय अणु नहीं है। O2 ध्रुवीय अणु नहीं है। हाइड्रोजन अणु है वो भी एक ध्रुवीय अणु नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी जो अणु है वो इस तरीके की रेखीय संरचना बनाकर रखते हैं, लेकिन H2O के अंदर जो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र हैं वो अलग अलग होने के कारण से H2O एक ध्रुवीय अणु है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखें कि विद्युत वाहक बल का SI मात्रक है। विद्युत वाहक बल वास्तव में एक विभवांतर है। बात करें विद्युत वाहक बल की, तो विद्युत वाहक बल विभवांतर है, न कि बल। नाम से ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई बल हो, विभवांतर है न कि बल। नाम से ये बल लगता बट है एक्चुअल में ये विभवांतर। तो जो विद्युत वाहक बल है एक्चुअल में विभवांतर है, और हम ये जानते हैं कि जो विभवांतर है उसका मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक
लंबे सीधे तार से 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण क्या होगा? यहाँ से I बराबर 35 एम्पीयर, I की जो वैल्यू है वो हमें 35 एम्पीयर दे रखी है। तार से जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। इसे यदि हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.2 मीटर। तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमें यहाँ पर पूछा है, B की वैल्यू यहाँ पर हमें पूछी है। तो किसी तार से स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r होती है। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू नॉट का मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। I की वैल्यू है 35 अपॉन 2 पाई इंटू 0.2। तो यहाँ से हमारे पास में 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 2 से एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ से मैं हटा दूंगा तो एक जीरो लगा देते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में आ गया 3.5 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला। 3.5 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें कि विद्युत शक्ति का सूत्र है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है इनमें से? देखिए, विद्युत शक्ति को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके फॉर्मूले देखिए हमारे पास में अलग अलग प्रकार के हैं। ये W अपॉन में T के रूप में लिख सकते हैं हम इसको, और इसके अलावा हम इसे देखो W को हम Q इंटू वी, Q इंटू वी के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से वी आई आ जाएगा, आई स्क्वेयर इंटू आर आ जाएगा, वी स्क्वेयर अपॉन में आर आ जाएगा। आप इन फॉर्मूलों को गौर करके देखेंगे तो ऑप्शन सी सही होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। अगला प्रश्न देखें। 1 अपॉन अंडरूड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1 अपॉन अंडरूड में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और हम जानते हैं कि प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर। फिर अगला प्रश्न है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? इस क्वेश्चन को भी देख ले में। वायु के सापेक्ष कांच का, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एयर के रेस्पेक्ट ग्लास का। तो ये हमें यहाँ पर 3/2 दे रखा है, जो कि एन जी बट्टे में एन ए के बराबर भी होता है। अब हमें क्या पूछा है? कांच के सापेक्ष एयर का, जो कि एन ए बट्टे में एन जी होता है, और एन जी बट्टे में एन ए 2/3 है, 3/2 है, तो ये 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर 2/3 ऑप्शन ए यहाँ सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें कि उस उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। एफ हमें यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दे रखा है। उत्तल लेंस दे रखा है तो इसकी फोकस दूरी हम लेंगे प्लस में, और इसे हम स्टैंडर्ड मात्रक में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में इसको बदल लेते हैं। तो ये हमारे पास में आ जाएगा प्लस में 0.4 मीटर। अब हम यहाँ पर इस लेंस की क्षमता फाइंड आउट कर लेंगे। P बराबर होता है 1/f। यहाँ से हमारे पास में 1/में 0.4 पॉइंट हटाएंगे तो 10/4 2.5 डायप्टर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है
रेंज चौड़ाई को बीटा से लिखते हैं लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप देख लें में ऑप्शन सही होने वाला है। फिर अगले क्वेश्चन को देखें आप, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र है। तो फोटोन की जो ऊर्जा है ई बराबर होती है एच न्यू, और न्यू के स्थान पर हम सी बट्टे में लैम्बडा पुट कर सकते हैं। तो एच सी बट्टे में लैम्बडा, तो ये हमारे पास में फोटोन की ऊर्जा आ चुकी है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सीजियम धातु के लिए निरोधी विभव का मान 0.34 वोल्ट है। तो उच्चतम गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? क्वेश्चन समझ ले में हमें निरोधी विभव वी नोट दे रखा है 0.34 वोल्ट। देन अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछी है। अधिकतम गतिज ऊर्जा को हम के मैक्सिमम से लिखते हैं, जो कि 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर की इक्वल होती है, जिसे हम ईवी नोट से भी पुट कर सकते हैं। के मैक्सिमम हमें पूछा गया था। ई की जो वैल्यू है, वी नोट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 0.3 वोल्ट। तो वोल्ट इंटू ई, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। इसे मैं 0.34 कर देता हूँ, 0.34 ई वी। तो ये हमारे पास में गतिज ऊर्जा आ चुकी है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि संगत प्राचल के न्यूनतम मान के लिए प्रकीर्णन कोण कितना होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, प्रकीर्णन कोण का जो मान है, पहले हम यहाँ पर संगत प्राचल का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। संगत प्राचल बी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वेयर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 1/2 एम वी नॉट स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ से बी है वो संगत प्राचल है, ये समानुपाती होता है कोट थीटा बाई 2 के। अब यहाँ पर हमारे को ये पूछा है कि संगत प्राचल के न्यूनतम मान के लिए न्यूनतम मान कितना होगा बी के मिनिमम मान के लिए। मिनिमम मान के लिए, मिनिमम मान के लिए बी को हम 0 ले लेते हैं। तो कोट थीटा बाई 2 है ये 0 हो जाएगा, और कोट थीटा बाई 2 यदि 0 हो जाता है तो यहाँ से हमारे पास में थीटा बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास में 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आएगा इसमें, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि हाइड्रोजन परमाणु की अंतरतम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर है। तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि हमारे पास में nवीं कक्षा की जो त्रिज्या है Rn, इसका फॉर्मूला होता है ए नॉट एन स्क्वेयर अपॉन में जे। हमें यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू दे रखी है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। देन यहाँ से Rn की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.3 इंटू 10⁻⁻11। दूसरी कक्षा की त्रिज्या हमें यहाँ पर पूछी है, तो n का मान हमें यहाँ पर 2 दे रखा है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए z का मान 1 दे रखा है। तो इसका जो मान है वो 4 गुना हो जाएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 4। देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये गुणा करें ये आ
जिससे हम 2.12 गुणा 10 की घात -10 मीटर भी पुट कर सकते हैं। तो एक बार ऑप्शन देख ले में, तो ऑप्शन है यहाँ पर सही होने वाला है। 15वां क्वेश्चन देखें, हमें दो विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्याएं 3 और 81 दे रखी है। कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है 3, दूसरे नाभिक की द्रव्यमान संख्या है 81, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। R1 बट्टा R2 पूछा है। R बराबर होता है R0 1 की घात 1/3, तो यहाँ से R1 बट्टे में R2 बराबर आ जाएगा A1 बट्टे में A2 की घात 1/3। A1 का मान है 3, A2 का मान है 81, तो क्या आ गया हमारे पास में 1/27 की घात 1/3। 1/3 की घात 3 और उसकी घात है 1/3, यह आ चुका 1/3। तो यह आ गया 1:3, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से यहाँ सही होने वाला है। फिर देखें, निम्न में से दाता अशुद्धि है। तो दाता अशुद्धि एक इलेक्ट्रॉन दान करने की स्थिति में होती है। 15वें वर्ग की अशुद्धि होती है। तो देखिए ये एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम, ये 13वें वर्ग की है। आर्सेनिक ये एक 15वें वर्ग की अशुद्धि है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होने वाला है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो समरूप बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों के ही लंबवत होता है। देखिए तो बराबर हम जानते हैं, तो वेक्टर बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। देखिए यहाँ पर टो वेक्टर है, ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल है। टो वेक्टर की जो दिशा है वो पी वेक्टर और ई वेक्टर के लंबवत, वह ई वेक्टर दोनों के लंबवत होती है। दोनों के लंबवत होती है। लंबवत होती है। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की दिशा दोनों के लंबवत होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है। चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता थोड़ी सी बढ़ती है, जबकि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता तेजी से बढ़ती है। धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए उच्च प्रतिरोध को धारामापी कुंडली के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अल्प व धनात्मक होता है। अल्प होता है और धनात्मक होता है। क्लियर। फिर देखें कि एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति का फॉर्मूला होता है कि एवरेज बराबर IRMS इंटू VRMS। चलिए पहले VRMS लिख देता हूँ। VRMS इंटू IRMS cos फाई, और प्रेरक के लिए यहाँ पर आई की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री। प्रेरक और संधारित्र दोनों के ऊपर ही cos फाई का जो मान है
cos 90, cos 90 का जो मान है वो हो जाता है 0। तो पी एवरेज का जो मान है वो हमें 0 प्राप्त होता है। क्लियर? तो मध्य शक्ति होती है, शून्य होती है। फिर देखें अगले क्वेश्चन को कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का दुगुना होता है। वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का दुगुना होगा। फिर देखें अगला क्वेश्चन, 2 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर होता है। तो पथांतर का फॉर्मूला हमारे पास में है, देखिए पथांतर डेल्टा अक्ष से रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। यहाँ कलांतर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कलांतर है 2 पाई का। 2 पाई यहाँ पर पुट कर देते हैं तो लैम्बडा आ गया। कलांतर कितना आ गया है? लैम्बडा हमें प्राप्त हो गया है। क्लियर? ये हमें लैम्बडा प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की पर निर्भर नहीं करती। तो तीव्रता पर निर्भर, आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अब हम कुछ छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर। एक बार हम पहले ये वाली क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, कि नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। कुल ऊर्जा सदैव कैसी होगी? कि नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है, क्योंकि ऋणात्मक ऊर्जा का मतलब है कि आकर्षण बल के द्वारा बंधा होता है। फिर है ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की ताप बढ़ाएंगे, अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। जब बढ़ती है तो चालकता बढ़ेगी, प्रतिरोधकता घटेगी। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि विलगित ऋणावेश के कारण समविभव पृष्ठ को चित्रित कीजिए। विलगित ऋणावेश है, हमारे पास में एक ऋणावेश है, ये हमारे पास में एक ऋणावेश है और इसके कारण से समविभव पृष्ठ खींचिए। तो समविभव पृष्ठ भी ऐसे ही इसके चारों ओर वृत्ताकार रूप में होने वाले हैं। क्लियर? इस तरीके के ये समविभव पृष्ठ होंगे। इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो इस ऋणावेश के पास की ओर होगी। और देख लेंगे तो मैं कर देता हूँ, इस तरीके से होगी इनकी डायरेक्शन। इस यहाँ पर ऋणावेश है, हम बीचों बीच में क्या है? ऋणावेश है, नेगेटिव चार्ज है। इनकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इस ऋणावेश के पास की ओर होगी। ये है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। फिर देखें, ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाले V और I के मध्य ग्राफ खींचिए। तो देखिए, एक तरफ हमने ले लिया है V, दूसरी तरफ ले लिया है I, और दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये हमने इधर लिया है V, इधर लिया है हमने I, और दोनों के बीच में ग्राफ जब खींचेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में गति करता है तो उसकी चाल में कमी क्यों आती है? तो देखिए, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति में कमी आने के पीछे कारण है कि माध्यम का घनत्व बढ़ जाता है। माध्यम का घनत्व बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। माध्यम का घनत्व बढ़ता है अर्थात इसका मतलब है अपवर्तनांक बढ़ जाता है। अपवर्तनांक बढ़ता है और जब अपवर्तनांक बढ़ता है तो प्रकाश का वेग घटेगा। प्रकाश का जो वेग होता है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? इस कारण से जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कि जब कोई फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो कार्यफलन और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च की गई ऊर्जा को हम कार्यफलन कह रहे हैं और शेष जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिससे हम एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वेयर से पुट कर सकते हैं। इसे 1/2 वी मैक्सिमम स्क्वेयर बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट से लिख सकते हैं। ऐसा पुट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में कुल ऊर्जा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इसे यहाँ एक बार समझ लें कि कुल ऊर्जा हमें यहाँ पर दे रखी है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर और स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है। क्लियर? तो यहाँ पर हमें यहाँ पर पूछा है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जाएगी माइनस में ई के बराबर और ई का मान हमें दे रखा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द्रव्यमान क्षति को परिभाषित कीजिए। तो किसी नाभिक के अंदर मौजूद जो अलग अलग न्यूक्लियॉन्स हैं उनको उनका द्रव्यमान और उन्हीं न्यूक्लियनों का एक साथ नाभिक में द्रव्यमान का जो अंतर होता है उसी को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं, द्रव्यमान क्षति से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए तो मैं आपके सामने डेफिनेशन एक बार पुट कर देता हूँ। चलिए देखेंगे। परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान, परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान और उसमें उपस्थित उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के
द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है, कुछ कम होता है तो द्रव्यमान के इस अंतर, द्रव्यमान के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए। ये है चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। देख लीजिए क्या है। किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, बंद पृष्ठ समाकलन का मान 0 होता है। यही है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। फिर क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है वो हमें यह कहता है कि किसी कुंडली या परिपथ से संबंधित चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्लियर। दूसरा नियम हमें यह कहता है कि उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है वो चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्लियर। फिर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में थोड़े डेरिवेशन वाले क्वेश्चन हैं। तो इन्हें एक बार देख लीजिए कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल a, इनके बीच पृथक्कन दूरी d, तो इसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, प्लेटों के मध्य पूर्णतः निर्वात है। तो देखिए हमें एक धारिता का फॉर्मूला प्रूफ यहाँ पर करवाया है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये वाला फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है। ये फॉर्मूला आपको हमारे नोट्स में एज इट इज मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप कि 10 वोल्ट का नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी एक घनीय परिपथ जाल की विकिरणता सम्मुख कोनों से जुड़ी है। परिपथ जाल में 1 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक हैं। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो एक घनीय जाल है, इस जाल को एक बार हम यहाँ पर निर्मित कर लेते हैं। चलिए मैं एक बार डायग्राम आपके लिए बना लेता हूँ। देखिए विद्यार्थियों, हमने एक परिपथ का जाल बनाया है, एक घनीय जाल है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, घनीय परिपथ जाल जो विकिरणतः सम्मुख कोनों से जुड़ी है और परिपथ जाल में 1 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक लगे हुए हैं। तो परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ये हमारे पास में परिपथ जाल है, इसके समतुल्य परिपथ हम पहले बनाएंगे, उससे समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है बिंदु ए से जो जुड़े हुए हैं, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है और ये वाला रेजिस्टेंस, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। तो बिंदु सी, डी और ई पर विभव पतन सेम होगा। तो तीनों को अलग अलग न बनाकर हमने इनको एक ही जगह पर दिखाया है। यही बिंदु सी है, यही बिंदु डी है और यही बिंदु ई है, क्योंकि तीनों का वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। इसी प्रकार से बी से दूसरी तरफ से देखें तो ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इनके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। तो एफ, जी और एच तीनों बिंदुओं के ऊपर विभव पतन सेम होगा। एफ, जी और एच तीनों के ऊपर सेम होगा।
तो यदि हम तीनों को बिंदुओं को एक ही जगह पर बना लें, ये वाला रेजिस्टेंस, ये और ये तीनों रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से तीन जो रेजिस्टेंस हैं, इनको हम यहाँ दिखा सकते हैं, 1, 2 और 3। अब जो बाकी के 6 रेजिस्टेंस बच गए हैं, इनको हमने यहाँ पर, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इन छहों को यहाँ पर बीच में जोड़ देंगे। आप इन्हीं बिंदुओं के बीच में जोड़ेंगे तो ऐसा हमारे पास में समतुल्य परिपथ प्राप्त हो जाएगा। अब ये हमारे पास में है 1 ओम का, या इसको हम R कह दें, ये भी R, ये भी R, ये R, R, ये 6 जगह हो जाएगा और ये 3 R यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, A और C के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 में R1 से लिख दूं तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो ये आ जाएगा 3 में R, तो R1 का मान आ गया R में 3। क्लियर। इसी प्रकार से ये इन छहों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। 1/R2 बराबर आ गया 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये 6 बार ऐसे होगा, ये 6/R, और R2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी R/6। इसी तरीके से ये लास्ट वाले जो 3 रेजिस्टेंस हैं, इनका जो मान है वो R1 के समान ही आएगा, R/3। अब हमारे पास में ये 3 रेजिस्टेंस ऐसे आ गए, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये R1 है, R2 है, ये R3 है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों की योग में के रूप में आ जाएगा, तो R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, तो 6 एलसीएम आ जाएगा 2R प्लस R प्लस 2R, यहाँ से 5R/6 हो जाएगा, और स्मॉल r की जो वैल्यू है वो 1 ओम हमें लेकर चलनी है, 5/6 ओम आ जाएगा, 5/6 ओम इस तुल्य समतुल्य प्रतिरोध की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। फिर देखिए अगला जो प्रश्न है कि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो जैसे हमारे पास में ये कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है और ये हमारे पास में कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है। क्लियर। अब इससे गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो किस प्रकार की होगी, जाल देखेंगे, इसमें से बीच में से होती हुई नहीं जाएगी। यहाँ से एक बार इनको हम इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी, बाहर से ही जाएगी। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर से नहीं जाती है, बाहर से ही गुजरने वाली। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बाहर से मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही है। और अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर से भी जाएगी। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ से गुजरेगी। क्लियर। ये अनुचुंबकीय पदार्थ समझ में आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कमला एक स्थिर साइकिल के पेडल को घुमाती है। पेडल का संबंध 100 फेरे और 0.10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली से है।
सेकंड 1/2 चक्कर कर पाती है तथा यह 0.01 टेस्ला तीव्रता वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र में है, तो जो कुंडली के घूर्णन अक्ष के लंबवत रखी है। तो कुंडली में उत्पन्न होने वाली अधिकतम वोल्टता कितनी होगी? तो देखिए, कुंडली में उत्पन्न होने वाली अधिकतम वोल्टता ई नोट बराबर एन बी ए ओमेगा होगी। क्लियर? यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ की वैल्यू हमारे पास में 1/2, तो इसका मान आ जाएगा पाई। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एन का मान हमारे पास में है 100, बी का जो मान है वो हमारे पास में है 0.01, ए की जो वैल्यू है वो है 0.10 और ओमेगा की जो वैल्यू है वो है पाई। तो गुणा करेंगे तो 0.10, पाई की वैल्यू 3.1 और 0.314 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र बी, क्षेत्रफल ए और लंबाई एल के पदों में ज्ञात कीजिए। परिनालिका के अंदर संचित जो ऊर्जा होती है वो होती है 1/2 एल आई स्क्वेयर। अब यहाँ से बी बराबर हम जानते हैं म्यू नॉट एन आई होता है और एल बराबर परिनालिका के लिए होता है म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए इंटू एल। तो इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर आई का मान तो हम पुट कर देंगे बी अपॉन में म्यू नॉट एन और एल की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए इंटू एल और आई की वैल्यू है बी अपॉन में म्यू नॉट एन स्क्वेयर कर देंगे। तो हमारे पास में जो पूछा है उसी टर्म्स में ही वैल्यू आ जाएगी। म्यू नॉट स्क्वेयर से म्यू नॉट स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वेयर से एन स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में देखिए क्या आ गया, म्यू नॉट से एक म्यू नॉट ही कैंसिल होगा, तो 1/2 बी स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट ए इंटू एल आ जाएगा। क्लियर? फिर देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया है कि उन विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए जो मांसपेशियों के खिंचाव दूर करने में सहायक हैं। तो मांसपेशियों के खिंचाव को दूर करने वाली जो तरंग है वो है अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंगें। फिर देखें जल शोधन में जीवाणुओं को मारने वाली तो पराबैंगनी तरंगों का उपयोग जल शोधन में किया जाता है। फिर देखें एक छोटी दूरबीन के अभिदर्शक और नेत्रिका की क्षमताएं डी 3 डायप्टर और 27 डायप दूरबीन की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए दूरबीन की जो आवर्धन क्षमता होती है एम बराबर होता है एफ ओ अपॉन में एफ ई। यहाँ से आ जाएगा ये पी ई अपॉन में पी ओ पी ई। ये हमें दे रखा है 27 पी ओ, इधर से की दे रखी है 3, तो ये आ जाएगा 9। आवर्धन क्षमता 9 आ जाएगी। फिर देखें प्रकाश के विवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़ना, अवरोधक से मुड़ना, अवरोधक या द्वारक
के किनारों से मुड़ना, प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। फिर देखें, कि व्यतिकरण करने वाली दो प्रकाश तरंगों के आयामों का अनुपात 4:3 है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा? तो आयामों का अनुपात हमें यहाँ पर दे रखा है A1/A2, ये हमें दे रखा है 4:3। हमें अधिकतम तीव्रता I मैक्सिमम और I मिनिमम का अनुपात पूछा है। I मैक्सिमम होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और I मिनिमम होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब इसे हम A1 प्लस A2 बट्टे में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं। इसे हम A1 बट्टा A2 प्लस 1 अपॉन A1 अपॉन A2 माइनस 1 से भी पुट कर सकते हैं। A1 बट्टा A2 ये हमें 4/3 दे रखा है, 4/3 माइनस प्लस 1 और 4/3 माइनस 1, यहाँ से 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3, ये आ जाएगा 7/1, 7:1 इसका आंसर आ जाएगा। आई मैक्सिमम बट्टे में आई मिनिमम। क्लियर? अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए, हमें प्लेटिनम और पोटेशियम के कार्यफलन दे रखे हैं। पोटेशियम और प्लेटिनम की दहली आवृत्तियों का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर कार्यफलन हमें दे रखा है फाई0, ये दे रखा है प्लेटिनम का, और वो दे रखा है 7.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाई0 हमें यहाँ पर दे रखा है पोटेशियम का, वो हमें दे रखा है 2.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें दहली आवृत्तियों का अनुपात पूछा है। तो देखिए, फाई0 प्लेटिनम अपॉन फाई0 पोटेशियम, ये होता है एच म्यू नॉट पोटेशियम सॉरी प्लेटिनम और एच म्यू नॉट पोटेशियम। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में आ गया है, ये आ गया 7.5 बट्टे में 2.5। यही हमें पूछा है म्यू नॉट प्लेटिनम बट्टे में म्यू नॉट पोटेशियम, जो कि 3 आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। इनका रेशियो निकालेंगे तो 3:1 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। देखिए, फिर पूछा है बोर के परमाणु प्रतिरोध की 2 सीमाएं लिखिए। तो सीमाएं यहाँ पर हमें पूछी गई है। तो बोर का जो परमाणु मॉडल है उसकी 2 सीमाएं हमें यहाँ पर पूछी हैं। तो देखिए, बहुत सारी हैं, उनमें से आपको 2 पुट कर देनी है। आगे जो क्वेश्चन है वो आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स में एजीडीज मिल जाएंगे। गाउस के नियम से संबंधित क्वेश्चन आया है। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। इसके अलावा एम्पियर के नियम की सहायता से अनंत लंबाई की सीधी धारावाही चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक पूछा है। यहाँ पर एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए गतिशील है, तो आवर्तकाल चूड़ी अंतराल का सूत्र पूछा है। अर्ध तरंग दिष्टकारी की कार्यविधि आवश्यक सूत्र पूछा है। पीएन संधि तल पर होने वाली क्रिया पूछी है। फेजर ग्राफ बनाते हुए एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा और प्लांतर का व्यंजक पूछा है।
उच्चई ट्रांसफार्मर का चित्र बनाते हुए सिद्धांत और कार्यविधि पूछी है। अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ के बीच में संबंध पूछा है। और गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का फॉर्मूला n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 बटन कैपिटल R के रिलेशन पूछे हैं। विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने कक्षा 12 हाफ ईयरली से रिलेटेड जो प्रश्न पत्र था उसका सॉल्यूशन देखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर की जो हल की पीडीएफ है वो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप करें। इस पेपर के हल की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।